लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। 6 हफ्ते के अंदर रिलायंस जियो में एक और बड़ा निवेश आ गया है। अबू धाबी बेस्ड निवेशक मूवाडाला ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 9,093.6 करोड़ रुपए का निवेश किया है। खबर की डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, एक के बाद एक डील क्लॉक करता जा रहा है रिलायंस जियो, और ये छठी बड़ी डील हम आते हुए देख रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स पर। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या डिटेल्स हैं, किस तरह का वैल्यूएशन रहा और कैसे समझे इस पूरी डील को। देखिए, हमने ये देखा है कि 6 वीक्स के छोटे समय गाले में ये छठा इन्वेस्टर जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने आ रहा है। और अगर आप मुबादला का एनालिसिस करें, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एनालाइज करें, तो ये एक सॉवरेन वेल्थ फंड है अबू धाबी गवर्नमेंट का, जिसका AUM लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है। और जियो प्लेटफॉर्म्स में कुल मिला के 1.85% स्टेक, लगभग 2% हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं 9,100 करोड़ में। और अगर आप मुबादला का जो एंटरप्राइज वैल्यू देखें, वैल्यूएशन देखें जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो वो आता है लगभग 5.2 लाख करोड़। तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे जियो प्लेटफॉर्म की डील फिर एक बार हुई है। और इसके पहले हमने देखा है कि अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इसमें हिस्सेदारी ले चुके हैं। लेकिन मुबादला अगर आप देखें तो ये सॉवरेन वेल्थ फंड है, इनका होराइजन जो है काफी लॉन्ग टर्म होता है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से भी थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन इन फंड्स का होता है। तो यहाँ काफी मार्की इन्वेस्टर्स हमको देखने मिल रहे हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश कर रहे हैं। और कुल मिला के जियो प्लेटफॉर्म्स में मोटा माटी 19% की स्टेक सेल हो चुकी है। और 87,500 करोड़ के ऊपर का निवेश जो है हमने जियो प्लेटफॉर्म्स में देखा पिछले 6 हफ्तों में। फेसबुक से शुरू हुआ और अभी आखिर का जो छठा इन्वेस्टर आया वो है मुबादला। राइट, तो मुबादला छठे इन्वेस्टर के तौर पर जियो में आ चुका है और 6 बड़ी शानदार डील्स जियो इस एक ऐसे वक्त में क्लॉक कर चुका है, अपने लिए ले चुका है जब पूरी दुनिया में कारोबार लगभग स्टैंड स्टिल पर है, कोई पत्ता नहीं हिल रहा है कारोबारी दुनिया में। बहुत शुक्रिया यतिन इस जानकारी के लिए। तो बड़ी डील रिलायंस जियो के लिए। इधर अब बाजार में आज काफी कुछ हुआ। हफ्ता पूरा देखें तो शानदार रहा। 5 सेशन में से 4 सेशन खरीदारी का रुझान रहा और इस हफ्ते की तेजी में निफ्टी 6% चढ़कर बंद हुआ है। आज की बात कर लें तो आज बैंक शेयरों में तेजी सबसे ज्यादा रही। नतीजों के बाद SBI में जोरदार खरीदारी आई और अन्य बैंकिंग शेयर्स ने भी आज रफ्तार पकड़ी। निफ्टी बैंक तकरीबन 650 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। तो आज के इस पूरे कारोबार को और डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुमित, एक शानदार सेशन खासतौर पर बैंकिंग शेयरों के लिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर हम आपसे हाइलाइट्स पूछे आज की, वो क्या होंगी? देखिए, एक दिन का ब्रीदर लिया मार्केट ने और उसके बाद आज फिर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। लगातार तेजी के नाम रहा ये पूरा हफ्ता और आखिरी भी जो दिन रहा, सत्र रहा भारतीय बाजारों के लिए, वो भी तेजी के नाम ही होता हुआ दिखाई पड़ा। तो लगातार तेजी का मोमेंटम जारी है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों आज पार्टिसिपेट कर रहे थे। बैंक्स, NBFC यहां पर भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। और अदर कल के ब्रीदर के बाद दोबारा पुल बैक स्ट्रांगली आया है बैंक्स और NBFC स्टॉक्स के अंदर। टेलीकॉम, मेटल, ये कुछ और ऐसे सेक्टर थे जो कि आज पार्टिसिपेट कर रहे थे। तमाम टेलीकॉम स्टॉक्स जैसे कि भारती हुआ, वोडाफोन हुआ, सबके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग। और आज का की स्टार रिलायंस इंडस्ट्रीज नया ऑल टाइम हाई और 10 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अच्छी खासी तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के अंदर भी देखने को मिली। छोटे छोटे सेक्टर जैसे कि मल्टीप्लेक्स हुआ, शुगर हुआ, यहां पर जरूर बाइंग जो है वो अभी भी जारी है। जी, अब अगर हम थोड़ा एक्शन पूछें सुमित आपसे, सबसे ज्यादा हलचल, सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला? सबसे पहले खरीदारी रही निफ्टी के टाटा मोटर्स में। एक जोरदार तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। SBI नंबर्स के बाद चला। भारती इन्फ्राटेल और टाटा स्टील कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज खरीदारी रही। इसके अलावा निफ्टी लूजर से पहला नाम TCS का, IT के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही। FMCG के लिए प्रॉफिट टेकिंग थी तो उसको HUL, वहां पर भी दबाव रहा। बजाज ऑटो और सिप्ला कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज हल्का सा प्रेशर रहा। मिड कैप गेनर्स में हेक्सावेयर पॉजिटिव न्यूज फ्लो के बीच उछाल, 20% का सर्किट लगा। NBCC, नाल्को, केनरा बैंक कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप लूजर में नंबर्स के बाद SRF थोड़ा प्रेशर में। IGL, माइंडट्री और एस्कॉर्ट्स जैसे शेयरों में भी आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। F&O गेनर्स में आइडिया और PVR आज बाजी मार रहे थे लगातार दूसरा दिन, जबकि PVR के अंदर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी और आइडिया में भी आज तेजी थी। NCC और टाटा मोटर्स कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज खरीदारी के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। F&O लूजर्स में SRF, IGL और औरोबिंदो फार्मा कुछ नाम जहां पर प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं या फिर नंबर्स के बाद स्लाइट इंपैक्ट आया। आज का दिन बेहतर रहा मेटल के लिए, बैंक्स के लिए, टेलीकॉम के लिए। तो मेटल गेनर्स में सबसे पहला नाम मॉयल
का, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर जोरदार खरीदारी थी। टेलीकॉम से आइडिया और भारतीय आज बाजी मारते हुए। इसके अलावा तेजस नेटवर्क और स्टरलाइट टेक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर जोरदार खरीदारी थी। साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स शेयर जो कि लगातार 2 दिन से सीएनबीसी आवास पे खरीदारी के लिए बताए भी जा रहे हैं और एक जोरदार तेजी देखने को भी मिली। चाहे आप पीवीआर देखें, आइनॉक्स देखें, सिनेलाइन देखें, सब में जोरदार खरीदारी थी। एक अहम खबर आई थी सर्किट फिल्टर के रिवीजन को लेकर, जिसके बाद धामपुर, वेंकीज, जुबिलेंट लाइफ, बॉम्बे डाइंग, रेमंड जैसे शेयर भी आज चढ़ते हुए दिखाई पड़े और शुगर स्पेस में धामपुर, बलरामपुर, द्वारकेश सबके लिए एक शानदार दिन आज के सत्र में देखने को मिला। तो एक अच्छा सत्र, अब नजर रखनी होगी अगले हफ्ते कारोबारी सत्र पर भी। जी बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरे एनालिसिस के लिए और शानदार सत्र आज का। पूरा हफ्ता अच्छा, अगले हफ्ते पे नजर जैसे सुमित कह रहे हैं जरूर रखी जाएगी, क्या कुछ होता है बाजार में। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार देश में बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 नए केस सामने आए हैं, वहीं 273 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरह से देश में कुल संख्या यहां पर 2.25 लाख के आसपास हो गई है, जिसमें से 1 लाख ठीक भी हुए हैं। इस बीच कोरोना के इलाज में मनमानी कीमतें वसूले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे यहाँ पर दीपाली नंदा और मुंबई से विनया देशपांडे। लेकिन चूंकि मुंबई बहुत बड़ा सेंटर बन गया है, एपी सेंटर कह सकते हैं देश में कोरोना का, तो हम पहले मुंबई चलेंगे और विनया से मुंबई का हाल लेंगे। तो विनया, यहाँ पर मुंबई से चिंता लगातार है और ओवरऑल महाराष्ट्र के आंकड़े भी काफी खराब है। जी हाँ, अभी आप अगर देखें तो महाराष्ट्र के आंकड़े तकरीबन 77,000 पार कर चुके हैं और मुंबई के ही आंकड़े लगभग 45,000 के पास हैं। अभी जो कि सवाल उठाए जा रहे हैं, आज अगर हम देखें कि भाजपा ने एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट भी की म्युनिसिपल कमिश्नर IQ चहल के ऑफिस के बाहर। उनका यह कहना है कि अब जबकि लगातार केसेस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, BMC ने अभी तक प्राइवेट अस्पतालों के बेड्स भी अपने चार्ज में नहीं लिए हैं। इसी वजह से तकरीबन 16,000 बेड्स जो कि कोविड मरीजों के काम आ सकते हैं वो नहीं आए हैं। BMC की अगर माने तो BMC के ही डेटा के मुताबिक लगभग 94% बेड्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। अब BMC का कहना है कि पिछले 1 महीने से वो हर रोज़ 4,000, इस हिसाब से 1 लाख टेस्ट के ऊपर ऑलरेडी कर चुका है और BMC का मानना है कि अगले कुछ दिनों में बेड्स की संख्या भी कई जगहों पर बढ़ाई जाएगी। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि नंबर्स लगातार, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं मुंबई से, दूसरी तरफ काफ़ी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स जो हैं उनका ये भी कहना है और मानना है कि मुंबई में चाहे जितनी टेस्टिंग हो नहीं रही है तो इसके चलते क्या प्राइवेट अस्पतालों के बेड्स भी अब BMC अपने हिस्से में लेगी और क्या टेस्टिंग बढ़ाया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी मुंबई से उभर के आ रहा है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि आपने हॉस्पिटल्स की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जता दी है। मुंबई की स्थिति का आकलन आप कैसे करेंगी, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों से शिकायत सुनने को मिल रही है कि उनके लिए बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में, चाहे वो कोरोना के मरीज हो या कोई अन्य बीमारी के कारण हॉस्पिटल में जा रहे हो। मनमानी कीमत मांग रहे हैं हॉस्पिटल्स, लाखों में कई बार तो डिपॉजिट मांग रहे हैं कि आप जमा कीजिए तब कहीं जाके आपको बेड मिलेगा। क्या स्थिति बन रही है, यहां से और बिगड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब बारिश के भी दिन आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर देखें तो ये लगातार कंप्लेंट्स बनी पड़ी हैं काफ़ी मुंबईकरों की तरफ से और इसीलिए इसी के चलते राज्य शासन ने ये भी निर्णय लिया था कि कोई भी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उन्होंने दिए हुए आंकड़ों से ज़्यादा आंकड़े नहीं मांग सकते। अब ये जो नियम है ये लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ तौर पे अभी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं लोगों की तरफ से। इसमें मुद्दे 2 हैं, ना सिर्फ अस्पतालों के पर एम्बुलेंसेस के भी, क्योंकि अगर हम देखें तो कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे अस्पतालों के बेड्स अवेलेबल हैं, ऐसी जानकारी पेशेंट्स को दी जाती है लेकिन एम्बुलेंसेस नहीं मिल पाती। तो 100 से बढ़ाकर अब BMC ने 400 से 450 एम्बुलेंसेस अपने हिस्से में बढ़ा ली हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें मुंबई की जो आबादी है उसके हिसाब से एम्बुलेंसेस अब भी पूरी तरह से काफ़ी नहीं पड़ रही हैं। तो दोनों ही मुद्दे, चाहे वो हॉस्पिटल बेड्स के हों
चाहे हॉस्पिटल्स की तरफ से ओवर चार्जिंग के हो, चाहे ट्रीटमेंट डिनायल के हो, या एम्बुलेंसेस ना मिलने के हो, ये लगातार कंप्लेंट्स मुंबई से अब भी बनी रही हैं। जी, तो इसी पे हम सवाल ले लेते हैं दीपाली से। दीपाली, जो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइसिंग कैपिंग पर केंद्र को नोटिस भेजा है, उसमें क्या कहा गया है? क्योंकि ये बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये पूरे देश में अब धीरे धीरे इस तरह के हालात बन रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह की ढेरों शिकायतें मरीजों की तरफ से आ रही हैं नोडल ऑफिसर्स के पास कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो कोविड-19 की सिचुएशन का गलत फायदा उठाते हुए ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। इसी पर ही आज सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए खास तौर पर उन निजी अस्पतालों से पूछा है जिनको सरकार की तरफ से रियायती जमीन दी गई है कि क्या वो आयुष्मान भारत के तहत तय दामों पर कोविड-19 पेशेंट का इलाज कर सकते हैं या नहीं। 2 हफ्ते का वक्त इन निजी अस्पतालों को दिया गया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पूरे मामले में हलफनामा दर्ज कराए। जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आयुष्मान भारत में कोविड-19 के इलाज के लिए जो कीमत है उसको भी तय किया गया है, जो कि रोजाना 4,000 रुपए की है। तो जो मकसद याचिका का यही था कि अभी जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं देश भर में, खासतौर पर कोरोना को लेकर स्थिति काफी चिंताजनक है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर अब इतना पर्याप्त नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर भी बनती है कि वो ऐसी सिचुएशन में खुद आगे आएं और जो वाजिब दाम है आयुष्मान भारत के तहत उस पर मरीजों का इलाज करें। देखते हैं कि अब केंद्र इसका क्या जवाब देती है और किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को टेकल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस पर अपनी चिंता जता दी है। दीपाली, इसके अलावा फटाफट हम आपसे आंकड़े ले लें जो कि आज भी रिकॉर्ड स्तर पर ही बढ़े हैं। बिल्कुल विपिन जी, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि रोजाना जब मैं आपसे बात करती हूं तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही कि रोजाना आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 मामले देश भर में आए हैं। करीब कहा जाए अगले 1 से 1.5 दिन में हम 2.5 लाख के आंकड़ा पार कर चुके होंगे, जिस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। अभी 6200 से ज्यादा मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अब जिन राज्यों की बात की जाए जो हम लगातार देख रहे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहां पर स्थिति काबू में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इन सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी पर बातचीत की जाएगी कि किस तरह से जो ये राज्य हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन की संख्या काफी ज्यादा है, वहां पर कोरोना को काबू करने के लिए अब कदम उठाए जाएं। जी दीपाली, बहुत शुक्रिया इस डिटेल के लिए और साथ में विनय आपका भी जो मुंबई से आपने हमें डिटेल्स दिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब कुछ और बातें हम करेंगे जिसमें एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में बिना लक्षण और ICMR के प्रोटोकॉल तोड़कर कोरोना टेस्ट कराने वाले लैब्स पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। ऐसे 8 लैब्स को केजरीवाल सरकार ने नोटिस जारी किया है। ये लैब अब ना तो सैंपल ले पाएंगे और ना ही टेस्ट कर पाएंगे। डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, कोरोना टेस्टिंग प्रोटोकॉल तोड़ने वाले लैब्स पर क्या कार्रवाई हो सकती है और इनमें कौन कौन से लैब्स शामिल हैं? देखिए, दिल्ली सरकार ने तो सबसे पहले 8 लैब्स को, प्राइवेट लैब्स को नोटिस भेजा है और उनसे शो कॉज पूछा है कि आखिरकार उन्होंने असिम्प्टोमेटिक, जो कि जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं होते, वैसे मरीजों की आपने टेस्ट क्यों की। इसको लेकर उनसे जवाब मांगा गया है और फिलहाल जितने भी DGMO हैं, यानी कि जो दिल्ली सरकार के अधिकारी, उनको कह दिया गया है कि इन तमाम लैब्स पर लैब्स का जो सैंपल लेने और जांच करने की जो छूट है उस पर पाबंदी लगा दीजिए, यानी कि ये अब लैब कोई भी आपका कोरोना टेस्ट का जांच नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो वहां पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं जो कि टेस्टिंग करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन को भी सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर अब देखना होगा कि जो ये 8 प्राइवेट लैब्स है उसमें एक सर गंगाराम हॉस्पिटल का भी लैब शामिल है, इसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल है, सिटी एक्सरे, प्रोग्नोसिस, कई सारे शामिल हैं और एक सरकारी कलेक्शन सेंटर भी शामिल है। इन तमाम प्राइवेट लैब्स पर दिल्ली सरकार ने शो कॉज नोटिस दिया है और कहा है कि जब ICMR की गाइडलाइंस है कि किसी भी असिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज की टेस्ट नहीं हो सकती है, तो ऐसे में ये लैब्स 30 मई और 31 मई के दिन बहुत ही धड़ल्ले से टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये जो डेटा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के डेटा में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इन दिनों में काफी ज्यादा तादाद में टेस्ट की गई है और इसी आधार पर इन
प्राइवेट लैब्स के खिलाफ कार्रवाई दिल्ली सरकार ने की है। राइट और दिल्ली सरकार का ये डिसीजन इस समय बहस भी मांग रहा है कि क्या दिल्ली सरकार जो है इस तरीके से अब टेस्ट करने पर रोक रही है। आईसीएमआर का हवाला दे रही है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है, जिन्हें लक्षण नहीं है, उनके टेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगे और असिम्प्टोमेटिक लोगों के अगर टेस्ट नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, और वो कोरोना फैलाते रहेंगे। इसका एक दुष्परिणाम और भी निकल सकता है, वो ये है कि आपका जो डेथ रेट है वो बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि कम लोग थे और उनमें से इतने लोगों की डेथ हो गई। लेकिन अगर आपका ये पूल बड़ा होता है जिसमें असिम्प्टोमेटिक लोग भी शामिल होते हैं, तो कई प्रकार की पेचीदगियां हैं। अब क्या ये एक तरीका है जो सरकार अपना रही है कि नंबर्स वो थोड़े से कम दिखाना चाहती है, या इसका कोई दूसरा फॉल आउट है? इस पर एक बड़ी बहस बनती है जो आगे आपको देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। लेकिन इधर कोरोना संकट से नई स्कीम के शुरू होने में कुछ देरियां हो सकती है। ये स्कीम, हम सरकारी स्कीम्स की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं को छोड़कर दूसरी नई योजनाओं को अगले साल मार्च तक के लिए टाल दिया है। आलोक जुड़े हैं हमारे साथ। तो आलोक, इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार अभी कोई नई योजना लाना नहीं चाहती है? जो दो योजना का हमने नाम दिए बस वही जारी रहेंगी? बिल्कुल, इस वक्त सरकार की जो प्राथमिकता है वो है कोरोना से निपटना, और ऐसे में जो सरकार का राजस्व है, यानी कि जो कमाई है, वो इन्हीं योजनाओं में और इन्हीं कोरोना से निपटने में ज्यादा खर्च हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने ये कहा है कि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी कोरोना और इससे जुड़े हुए संकट से निपटना है, और इनके लिए तमाम जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, सारा फोकस जो है वो इन्हीं योजनाओं पर रहना चाहिए। और इस वक्त जितने भी बजट में अनाउंस हुए थे योजनाएं, या फिर इस साल में नई जो योजनाएं हैं, उन सब पर फिलहाल रोक रहेगी। और चूंकि ये आदेश वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जारी किया है, तो इसका मतलब साफ है कि जितनी नई योजनाएं हैं उसका कार्यान्वयन नहीं होगा, यानी कि उसका खर्च नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब अगले साल मार्च 21 तक तमाम जितनी भी योजनाएं हैं वो फिलहाल ठप रहेंगी या उस पर ब्रेक लगा रहेगा। जी आलोक, बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बताएं कि आज आवाज अड्डा में क्या खास होने वाला है। तो आवाज अड्डा में आज बात होगी भारत और चीन की बीच चल रही तल्खी की, क्योंकि लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। इस बार चीन ने नेपाल को भी अपना मोहरा बनाया है। आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। चीन है कि मानता नहीं, शाम 5:57 पर जरूर शामिल हो।